12 दिसंबर 2022 को मुंबई के नजदीकी हिल रेलवे स्टेशन माथेरान में साई सदन लॉज के कमरे से सफाई के दौरान सुबह सुबह एक लड़की की सिर कटी लाश मिली। लाश की इतनी बुरी हालत थी कि जिस पर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं था। और कातिल ने मरने वाली लड़की की पहचान छुपाने के लिए उसकी बाह पर बने टैटू तक को ब्लेड से खुरचने की कोशिश की ताकि लड़की के बारे में पता न लगाया जा सके। ये वारदात यकीनन माथेरान पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। दरअसल मुंबई के करीब हिल रेलवे स्टेशन माथेरान टूरिस्ट के घूमने के लिए काफी मशहूर है, इसीलिए यहाँ मुंबई और आसपास के लोग घूमने के लिए आते हैं। इसी माथेरान के बाहरी इलाके में बसे इंदिरा नगर के साई सदन लॉज में 12 दिसंबर की सुबह एक सफाई कर्मचारी रोज की तरह कमरों की सफाई कर रहा था तो उसे वहाँ एक कमरे के बेड के नीचे एक लड़की की सिर कटी लाश दिखाई दी। लाश की हालत इतनी भयानक थी कि उसे देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और सफाई कर्मचारी घबरा गया क्योंकि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इतना ही नहीं, कातिल ने उस लड़की की बाहों पर बने टैटू को भी किसी धारदार ब्लेड से कुछ इस तरह से खुरच दिया था। मरने वाली की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन कमरे में चारों ओर फैला हुआ खून ये बताने के लिए काफी था कि उस लड़की का कत्ल भी उसी कमरे में किया गया था। अब सवाल ये था कि आखिर वो लड़की कौन थी और वो यहाँ इस लॉज में किसके साथ आई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी जान इतनी बेरहमी से किसने ली थी और उस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे आखिर कातिल का मकसद क्या हो सकता था। ऐसे ही कई सवाल थे जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे, क्योंकि लाश लॉज में मिली थी तो ऐसे में सबसे पहले पूछताछ भी लॉज वालों से ही होनी थी। इसीलिए पुलिस ने लॉज में काम करने वाले लोगों से इस जोड़े के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही लॉज के रजिस्टर भी चेक किए गए, लेकिन लॉज में उन दोनों ने अपना नाम अमजद खान और रुबीना बेगम लिखवाया था। उन्होंने पता भी मुंबई का लिखवाया था। साथ ही उन दोनों ने रिश्ते में एक दूसरे को पति पत्नी बताया था और उन्होंने कमरा भी शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए बुक किया था। लेकिन जब पुलिस मुंबई में उन दोनों के बताए पते पर पहुंची तो वही हुआ जिसका पुलिस को डर था। असल में उन दोनों ने जो पता लिखवाया था वो गलत निकला और उनकी पहचान भी फर्जी थी, क्योंकि उस इलाके में अमजद और रुबीना नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था और ना ही किसी ने ऐसे नाम के लड़का लड़की को देखा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने लॉज में अपना कोई आईडी कार्ड जमा नहीं करवाया था, यानी लॉज के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए बिना किसी वेरिफिकेशन के उन्हें कमरा दे दिया था। इसलिए पुलिस की पूरी जांच टेक्निकल सर्विलांस पर टिक गई थी। लेकिन लॉज से जिस लड़की की लाश मिली थी उसका ना तो सिर था और ना ही उसके जिस्म पर कोई कपड़ा था। ऐसे में पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर मरने वाली लड़की की पहचान करे तो कैसे करे, यानी उसकी पहचान कर पाना और भी मुश्किल हो गया था। मगर फिर पुलिस ने लॉज और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने का फैसला किया और जब कैमरों की जांच शुरू की गई तो एक सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को 2 ऐसी चीजें नजर आई जिससे पुलिस को इस मामले की जांच आगे बढ़ने की थोड़ी उम्मीद जागी। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज में चेहरे पर मास्क लगाए एक लड़की की तस्वीर कैद हुई थी, जबकि दूसरी फुटेज रविवार यानी 13 दिसंबर की सुबह एक लड़का पीठ पर बैग लिए बड़ी तेजी से उस लॉज से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पुलिस को लगा कि ये तस्वीर उसी पीड़ित लड़की की हो सकती है और दूसरी फुटेज में लॉज से बाहर जाता हुआ लड़का कातिल हो सकता था। दरअसल पुलिस अब नए सिरे से उन दोनों की पहचान पता करने के साथ साथ उस लड़के को ढूंढना भी शुरू कर देती है, जिसके लिए पुलिस ने एक बार फिर आसपास के इलाकों में कुछ और सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की और इसी कोशिश में पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी, क्योंकि एक बार फिर वही लड़का एक सुनसान रास्ते से जंगल की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने भी उसी दिशा में जाकर इलाके की तलाशी लेने का फैसला किया ताकि वहां आसपास कोई सबूत मिले तो उसे बरामद किया जा सके। अब पुलिस जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़ी तो उनकी नजर अचानक रेलवे लाइन के पास गहरी खाई में पड़ी एक चीज पर पड़ी, जिसे देखकर वे चौंक गए। असल में वहां एक पॉलिथीन का पैकेट पड़ा था जिस पर खून के धब्बे दूर से साफ नजर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उस पॉलिथीन के पैकेट को तुरंत कब्जे में लिया और उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर से लड़की का कटा हुआ सिर मिला। ये देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इसी बीच टेक्निकल सर्विलांस और पैसों के ट्रांजैक्शन के आधार पर पुलिस को इस जोड़े के बारे में कुछ और भी जानकारी मिली। साथ ही खाई में फेंके गए सिर के पास से पुलिस को लड़की का पर्स भी मिला जिसमें गोरेगांव के किसी डॉक्टर की लिखी हुई एक पर्ची भी मौजूद थी। इससे साफ हो गया था कि लड़की भी गोरेगांव की रहने वाली हो सकती है। इसी तरह
छोटी छोटी जानकारियां जुटाकर पुलिस ने आखिरकार उन दोनों की पहचान पता कर ली। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते लड़के ने उस लड़की का इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, और फिर सबूत मिटाने के लिए लड़की का सिर काटकर उसे गहरी खाई में फेंक कर फरार हो गया था। इसी तरह पूछताछ करते करते आखिरकार पुलिस को पता चला कि 13 दिसंबर को लॉज में ठहरने वाले कपल का असली नाम राम सिलोचन पाल और पूनम पाल था। 30 साल का राम सिलोचन और 26 साल की पूनम दोनों पति पत्नी थे। जहां राम सिलोचन मुंबई के पास बेलापुर की एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था, वहीं पूनम गोरेगांव में रहती थी और वहां पर एक अस्पताल में वो नर्स के तौर पर काम करती थी। उन दोनों की शादी मई 2021 में हुई थी। शादी के दिन दोनों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन 7 जन्म तो दूर, उनके 7 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि राम सिलोचन ने अपने ही हाथ उस खून से रंग लिए जिन हाथों पर कुछ दिन पहले तक उसके नाम की मेहंदी रची थी। इसी बीच जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। पुलिस को पता चला कि 13 दिसंबर की दोपहर से ही राम सिलोचन का फोन स्विच ऑफ हो गया था और वो दोबारा तभी ऑन हुआ था जब वो कत्ल को अंजाम देने के बाद वापस दोबारा अपने घर पहुंच गया था। इससे पता चलता है कि राम सिलोचन कितना बड़ा शातिर दिमाग था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से लेकर दूसरे तमाम सबूत ये बता रहे थे कि इस वारदात के दौरान राम सिलोचन की मौजूदगी माथेरान में ही थी। इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी, जिनमें से एक टीम पनवेल में स्थित संदिग्ध राम सिलोचन के घर पर छापा मारती है और वहां से न सिर्फ राम सिलोचन पकड़ा गया बल्कि वो पुलिस को अपने घर पर देखकर बेहद हैरान था, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से इस कत्ल का फुल प्रूफ प्लान बनाया था और उसे पूरा यकीन था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। अपने प्लान को सक्सेस बनाने के लिए सबसे पहले तो उसने गलत नाम से कमरा बुक करवाया था, फिर उसने लॉज में अपना पता भी गलत लिखवाया। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी वो लगातार बचने की कोशिश करता रहा और कत्ल के बाद उसने सिर को भी धड़ से अलग करके फेंक दिया। साथ ही उसने पहचान छुपाने के लिए शव के कपड़े तक उतार दिए थे। यहाँ तक कि लड़की के जिस्म पर बने टैटू को भी उसने मिटाने की कोशिश की थी। राम सिलोचन ने लड़की का पर्स और दूसरी चीजें अलग अलग जगहों पर फेंक दी थी। वारदात के दौरान उसने अपना मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ रखा ताकि पुलिस उसकी लोकेशन न ट्रेस कर सके। पुलिस के मुताबिक वो सबूत मिटाने में कुछ हद तक कामयाब हो चुका था, लेकिन बाकी सबूतों ने उसकी पोल खोल दी, जिसकी वजह से पुलिस ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए आखिरकार उसे पकड़ लिया। अब आगे की जांच में सामने आया कि उन दोनों ने 13 दिसंबर की शाम साई सदन लॉज में चेक इन किया था और फिर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव को बाथरूम में ले जाकर लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर एक बैग में रखकर वो उसे फेंकने के लिए निकल पड़ा। पुलिस की माने तो उसने अपनी पत्नी के कत्ल की साजिश शादी से पहले ही रच ली थी और इसीलिए उस दिन वो अपने साथ पॉलिथीन बैग और चाकू जैसी चीजें भी लेकर माथेरान आया था। लेकिन अब पुलिस कातिल को गिरफ्तार कर चुकी थी और वो इस वारदात को अंजाम देने की पूरी कहानी भी सुना चुका था। लेकिन ये सवाल अब भी राज ही बना हुआ था कि आखिर राम सिलोचन ने इतने खौफनाक तरीके से अपनी पत्नी को खत्म क्यों किया था। तो पूछताछ के दौरान राम सिलोचन ने बताया कि वो और उसकी पत्नी पूनम में बहुत अच्छे रिश्ते थे और शादी के बाद गौना नहीं होने की वजह से भले ही वो दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन अक्सर छुट्टियों में उन दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता था। तो इसी बीच एक दिन राम सिलोचन ने अपनी पत्नी पूनम से एक सवाल पूछ लिया और बस उस एक सवाल का जवाब सुनते ही उसने अपनी पत्नी पूनम का कत्ल कर दिया। असल में राम सिलोचन और उसकी पत्नी पूनम दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उन दोनों की शादी भी घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उनका गौना नहीं हुआ था, इसलिए दोनों फिलहाल अलग अलग रहते थे। यानी राम सिलोचन पनवेल में और पूनम अपने माँ बाप के साथ गोरेगांव में रहती थी, मगर छुट्टियों में वह दोनों अक्सर मिलते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब सवाल ये था कि जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो फिर राम सिलोचन ने पूनम का कत्ल क्यों किया, और वो भी इतने खौफनाक अंदाज में। इस पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो जो उसने बताया वो सुनकर खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। राम सिलोचन ने बताया कि उसकी बीवी कुछ ज्यादा ही खुले ख्यालों वाली थी, मतलब अपनी मर्जी से जीने वाली और बेधड़क बोलने वाली थी, और ये बात राम सिलोचन को बहुत खटकती थी। इसी बीच एक दिन राम सिलोचन ने बातों ही बातों में अपनी पत्नी पूनम से पूछा कि क्या शादी से पहले उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। तो पूनम ने इस सवाल के जवाब में कुछ ऐसा कहा जिससे राम सिलोचन को अपनी पत्नी पूनम पर शक हो गया था, और यही शक
उसके दिमाग में इस कदर घर कर गया कि उसने पूनम को मारने का फैसला कर लिया। लेकिन वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कत्ल की प्लानिंग बड़े ही शातिर तरीके से की। उसने क्राइम थ्रिलर फिल्मों से लेकर कई क्राइम शोज से आइडिया लिया और सबूत मिटाने के हर मुमकिन तरीके पर रिसर्च की, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट होगी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितना भी चालाकी से किया जाए, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आखिरकार वो पकड़ा गया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। उन दोनों की तस्वीर बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल, लड़की के पर्स में मिली डॉक्टर की पर्ची, टैटू खुरचने की गलती, मोबाइल फोन का स्विच ऑफ और स्विच ऑन होना, ये कुछ ऐसी बातें थी जो राम सिलोचन के खिलाफ अहम सबूत साबित हुई। और इन सभी सबूतों और राम सिलोचन के बयान के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके राम सिलोचन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और आरोपी को सजा मिलनी बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।